हेलो बच्चों, आज हम हमारे कक्षा 8वीं की ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास गणित विषय पे, जिसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। हमारा अध्याय है परिमेय संख्या, और इस परिमेय संख्या को समझने के लिए हमें इसका सामान्य नॉलेज, सामान्य जो जानकारी है वो पता होनी चाहिए। सामान्य जानकारी से हम परिमेय संख्या की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी सामान्य जानकारी जो है आपको बताऊंगा। संख्या जो शब्द आया है, ये आप सब आराम से बता सकते हो कि संख्या क्या होती है। गिनती के जो अंक होते हैं, उन अंकों से मिलकर जो भी बनता है वो संख्या कहलाता है। जैसे एक खुद अकेला संख्या है, एक और एक मिलकर 11 बनने वाली एक संख्या है, ऐसे हम जानते हैं। लेकिन संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याओं को क्या क्या कहते हैं, और कौन सी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो संख्याएं होती है सबसे पहले प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चले, मतलब एक के बाद आने वाली सारी प्लस की संख्याएं, धनात्मक संख्याएं कौन सी होंगी? प्राकृत संख्याएं। जब इसमें एक अंक और जोड़ दिया जाए, 0, तो ये कहलाएगी पूर्ण संख्या। 0 के बाद 1, 2, 3, 4 और अनंत। यानी कि यहाँ तो 1 से लेकर अनंत तक, और यहाँ एक संख्या अकेली जुड़ी है, वो है 0, 0। 0 को जोड़ने पर यह संख्या बन गई आपके पूर्ण। अब सारी धनात्मक संख्याएं आपके पास आ चुकी है। नंबर 3, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाती है, सभी प्लस की संख्याएं, सभी माइनस की संख्याएं और 0। इन तीनों का जो मेल होता है वो होता है पूर्णांक संख्या। ये रहा 0, 0 के दाईं ओर सभी प्लस की संख्याएं 1, 2 और अनंत तक। 0 के इधर सारी माइनस की संख्याएं, -1, -2 और इधर माइनस अनंत, माइनस अनंत। यानी कि जहां तक हमें पता नहीं है, उस माइनस की संख्या से लेकर हमें जहां तक पता नहीं है प्लस की संख्या, वहां तक सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब आता है इन तीनों से मिलकर बनने वाली परिमेय संख्या, जो हमारा टॉपिक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको आप P/Q रूप में लिख सकते हैं। जैसे P/Q रूप में लिख सकते हैं, उन्हें आप परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये P और Q क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जहां P व Q पूर्णांक है। क्या होते हैं? जहां P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक क्या है? यह रहा पूर्णांक संख्या। लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब P व Q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं हो। और P Q किस रूप में हो? P और Q बट्टा के रूप में, अंश व हर के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ये तो था हमारा परिमेय संख्या पर आने का मामला। अब परिमेय संख्या का जो हमारा पाठ है वो क्या कहता है, हमें क्या सीखने के लिए कहता है, वो हम अब पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण होती क्या है, परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं उनको। ठीक है ना। तो उदाहरण लेते हैं हम। 3/4
ये एक भिन्न लिख दी। क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम देखते हैं कि 3 p की जगह है, जो पूर्णांक होना चाहिए। तो देखते हैं पूर्णांक संख्या में 3 आ रहा है क्या? तो हम देखते हैं 1 2 फिर उसके बाद 3 आ रहा है। इसका मतलब p तो पूर्णांक हो गया। अब नीचे q q जो है वो भी 4 आ रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो हम देखते हैं क्या ये भी 4 इसमें आ रहा है? तो हम देखते हैं 2 3 उसके बाद 4 आता है ना, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अगर मैं इसकी जगह ये भिन्न लूं 3/0, तो 3 तो p की जगह है और p जो है वो पूर्णांक है। तो पूर्णांक हमारे पास देख रहे हैं कि 3 है, तो इसका मतलब ये तो सही है। लेकिन हर में जो 0 है वो किसकी जगह है? q की जगह। q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या पूर्णांक में 0 है? बिल्कुल है। तो इसके हिसाब से तो सही है। लेकिन परिमेय संख्या में एक नियम पढ़ा था, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सारी पूर्णांक संख्याएं आ सकती है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होंगी। ऐसे कैसे इसको उल्टा करते हैं? 0/3। अब हम देखते हैं 0 जो है वो p की जगह है। किसकी जगह? p की जगह। तो p क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या में 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है तो ये सही है, और ये सही है तो हम देखते हैं यहाँ p के लिए और कोई शर्त नहीं है, केवल पूर्णांक वाली शर्त है। तो इसका मतलब ये तो हो सकता है। और q की जगह 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकती है। तो हम जानते हैं 3 पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए ये 0/3 है वो परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, देख लो इनको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम परिमेय संख्या के गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है संवृत। संवृत, अब जो जो गुण बता रहा हूं मैं, वो सारे गुण किन किन के लिए लागू होते हैं, कहाँ कहाँ लागू होंगे, ये हमें सीखना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि परिमेय संख्या के जो गुणधर्म है वो है यहाँ पे आपके पास 6 गुणधर्म। कितने? 6। तो हम 2-3 पढ़ लेते हैं, फिर 2-3 अगली क्लास में और पढ़ेंगे। तो दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता। तीसरा गुणधर्म है साहचर्यता। अब ये जो सभी गुणधर्म है, संवृत, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, ये सारे गुणधर्म पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या सबके लिए लागू होता है। लेकिन हम केवल परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो हम परिमेय संख्या का ही देखेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये सभी नियम किन किन पे लागू होते हैं, ध्यान रखना। योग, व्यकलन, गुणन और भाग। मतलब परिमेय संख्याओं की जोड़, बाकी, गुणा और भाग में ये संवृत नियम पालन करता है या नहीं। ये कि ये चीज क्रम विनिमयता में भी होगी, ये कि ये चीज साहचर्यता में भी होंगी। तो आप इनको समझ लें, ये तीनों में आएगा। ठीक है, तो हम केवल अभी संवृत के लिए देख रहे हैं। मैं आपके सामने 2 परिमेय संख्या रख रहा हूं, ठीक है ना। अब पहले ये ध्यान रखना, आप प्रत्येक के लिए नियम भी होता है। इस नियम के द्वारा हम उदाहरण को भी समझेंगे। तो नियम इधर लिखता हूं, उदाहरण इधर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं नियम। हम अभी केवल ये वाला पढ़ रहे हैं, तो योग के लिए, ठीक है ना। पहला, योग का मतलब यह होता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को, एक मिनट, हाँ, उदाहरण देख लेता हूं आपके लिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए।
किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को लेते हैं, मान लिया कोई परिमेय संख्या ली हमने a और b, इन दोनों का योग किया, इससे हमें मिला c। ये भी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। आओ इसको उदाहरण की तरह समझे। मैं यहाँ लिख देता हूँ a बराबर 1/4, b बराबर 1/2। कोई दिक्कत किसी को? ये दो परिमेय संख्या है हमारे पास। परिमेय संख्या तो है ना, इसको अभी बताया था मैंने परिमेय संख्या कौन सी होती है, कैसे होती है। तो a और b दोनों परिमेय संख्या मैंने ले ली है आपके सामने, सबके लिए मैं यही लूंगा, तो इसको समझना आप। तो सबसे पहले संवृत नियम के योग गुणधर्म का हम जो है सिद्ध करेंगे। तो हम देखते हैं a और b को जोड़कर योग 1/4 प्लस 1/2 जोड़ना आता है दोनों को। 4 और 2 का लसअप, 4 और 2 का लसअप लेते हैं तो लसअप कितना आएगा बताइए आप? 4। कितना आएगा? 4। तो जो लसअप आया उसे हम लिख देंगे यहाँ। अब जो पहली भिन्न है उसका हर का भाग हम इस लसअप में देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 को इसके अंश से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर 2 को इस अंश से गुणा करेंगे 2, तो बराबर कितना आ गया? 3/4। यानी कि हमने यहाँ पे दो परिमेय संख्या ली है a और b, इन दोनों का जो योग किया उससे भी हमें एक परिमेय संख्या 3/4 ही प्राप्त हुई। मतलब परिमेय संख्याओं के लिए योग का जो नियम है वो संवृत है। क्या है? योग नियम संवृत है। किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? परिमेय संख्या के लिए, भूलना मत, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से व्याकलन के लिए। किसके लिए? व्याकलन के लिए। तो व्याकलन में भी यही काम करना आपको। इधर लिख देते हैं वापस व्याकलन a माइनस b बराबर c। ठीक है, तो करते हैं 1/4 माइनस 1/2। लसअप आ गया आपके पास 2, सॉरी लसअप आ गया आपके पास 4। वही 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। 1 में से 2 घटते नहीं है क्योंकि 2 बड़ी संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसका जो चिन्ह है उस चिन्ह के अनुसार संख्या बच जाती है। तो बड़ी संख्या है 2, इसके आगे चिन्ह है माइनस का, तो ये आ गया -1/4। तो हमारे पास अब भिन्न आ गई है -1/4। तो अब हम देखते हैं व्यकलन जो हमने किया है उसमें अब हमारे पास आ रहा है -1/4। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? सोचिए, अभी अपने पढ़ा था, बिल्कुल ये भी परिमेय संख्या है। मतलब व्यकलन भी संवृत नियम का पालन करता है। तो यहां लिख देंगे व्यकलन संवृत है। इसको लिखने की आपको मैं टेक्निक बता दूं, इसको कैसे लिखना है। इसको लिखना है जब किसी दो परिमेय संख्याओं का योग किया जाता है तो उनका योग सदैव एक परिमेय संख्या ही आएगा। इसी प्रकार से इसमें भी यही लिखना है, जब किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का व्यकलन किया जाता है तो उनका व्यकलन भी सदैव एक परिमेय संख्या ही आएगा। ऐसे कैसे? नंबर 3 नंबर 3 क्या है? गुणन a/b बराबर c। ये भी अगर परिमेय संख्या आती है तो ये भी संवृत होगा। तो हम देखते हैं ये क्या है आपके पास? 1/4 गुणा 1/2। 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 को 2 से गुणा किया 8। क्या है आपके पास? 1/8। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। जब ये भी परिमेय संख्या है तो गुणा के लिए भी संवृत होगा।
यह लिख देंगे गुणन के लिए भी समृद्ध है। इसी तरीके से नियम नंबर 4 यह आ जाएगा भाग के लिए। A भाजक B बराबर C। अगर ये भी परिमेय संख्या आती है तो इसका मतलब ये भी समृद्ध होगा। देखते हैं इसको करके, ठीक है ना भैया। 1/4 भाजक 1/2। जब भी इस तरह का अपने पास व्यंजक आता है, समीकरण आती है या कोई भी भिन्न भी आती है, तो हम भाग की जगह गुणा करते हैं। और गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, गुणा के आगे जो भी संख्या भिन्न व्यंजक लिखा हो उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो करते हैं इसको भी। 1/4 गुणा, अभी भिन्न है 1/2, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1। अब 2 और 4 आपस में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो अब ऊपर 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, क्या आया आपके पास 1/2। तो 1/2 जो आया है वो परिमेय संख्या है या नहीं, बताओ आप। बिल्कुल, ये भी परिमेय संख्या है, मतलब भाग के लिए भी समृद्ध है। कौन, परिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिख देते हैं भाग के लिए भी समृद्ध है। उतारो ये, फिर हम इसके आगे जो ये नियम है क्रम विनिमयता साचर्यता, ये मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ, इसको भी आप करिएगा और फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, हटा दें। हाँ भैया, तो दूसरा जो बिंदु था हमारा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, ये नाम से आपको पता चल रहा है इसमें क्या करना है। क्रम विनिमय, क्रम को बदलना है, विनिमय करना है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, क्रम बदलना है। जो पहली जगह था उसको दूसरी जगह भेजना है, जो दूसरी जगह है उसको पहली जगह भेजना है। तो मैं इसको केवल आपको नियम बताऊंगा, करना आपको ही है। ठीक है, ए बराबर अभी मैंने आपको भिन्न लिख के दे दी, बी बराबर भी परिमेय संख्या लिख के दी थी, आप उसी पे करना। जो क्रम विनिमय है उनको आप लिख देना, क्रम विनिमय है, नहीं है तो लिख देना नहीं है। अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल मैं उसका समाधान करूंगा। योग के लिए a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के, यानी कि a परिमेय संख्या को b के साथ जोड़ो या b परिमेय संख्या को a के साथ जोड़ो, दोनों का जो हल है वो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो योग क्रम विनिमय होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा व्यकलन a माइनस बी बराबर b माइनस ए। अब वो आप जांच करके बताना होता है कि नहीं होता है। गुणन के लिए a इंटू बी बराबर b इंटू ए। और नंबर 4 भाग a भाजक b बराबर b भाजक a। अगर ये चारों नियम की पालना करते हैं तो ये क्रम विनिमय होंगे। योग के लिए क्रम विनिमय, व्यकलन के लिए क्रम विनिमय, गुणन के लिए क्रम विनिमय और भाग के लिए क्रम विनिमय। ठीक है, उतार लिया। आगे बढ़े। अच्छा, आपको क्वेश्चन भी देने हैं, तो क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। इससे पहले मैं आपको एक साचर्यता नियम भी लिखवा देता हूं, वो भी आप कर लीजिएगा।
साहचर्यता। साहचर्यता के लिए आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। योग और व्याकरण के लिए साहचर्य नहीं होता है, नहीं, दोनों में नहीं। योग के लिए भी नहीं होता है, व्याकरण के लिए भी नहीं होता है। आपको मैं सीधा गुणा के लिखवा देता हूं। एक ही है इसमें बस गुणा, वो आप देख लें। ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि बी और सी के गुणा के साथ ए का गुणा करो या ए और बी के गुणनफल के साथ सी का गुणा करो। दोनों का हल जो है बराबर आता है, तो गुणन के लिए साहचर्य होगा और भाग के लिए भी साहचर्य नहीं। तो इसी प्रकार से मैंने आपको आज क्या पढ़ाया है वापस समझेंगे। परिमेय संख्या के गुणधर्मों में 3 गुणधर्म आपको मैंने आज पढ़ा दिए हैं। संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के गुणधर्म। हालांकि टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको जो मैंने उदाहरण करवाया उसके अनुसार आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखेंगे। सबके पास किताबें ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन भी होगी। जैसे आपको सुविधा होती है वैसे अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आज ये इसमें थोड़ा मेरे पास ऑनलाइन जो है चल रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है, इस वजह से समय लग रहा है। हाँ, अभी आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज आपको उदाहरण करने हैं। गृह कार्य मैं डाल दूंगा, वैसे आपको मैंने इतना गृह कार्य डाल ही दिया है, तो इन सब के उदाहरण भी डाल देता हूँ। हाँ, देखेंगे, इसको समझेंगे। पेज नंबर आप आ जाइए, आपके पास नई बुक है तो उसमें आप पेज नंबर ले लीजिए। उदाहरण संख्या एक, तो आपको उदाहरण संख्या 1 करनी है। गृह कार्य, पेज नंबर यहाँ 100 नहीं हो रहे, क्या हुआ, 10, पेज नंबर 10, उदाहरण संख्या 1। तो यह आज आपका गृह कार्य रहेगा। हम अब आगे जब भी पढ़ेंगे, इससे पूर्व अगर आपको कोई समस्या हो तो आप वाया कॉल, वाया मैसेज, वाया व्हाट्सएप किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। वैसे इतना पढ़ाने के बाद समस्या नहीं आएगी, फिर भी आती है तो समाधान अवश्य होगा। अब हम इसके आगे 3 नियम और इसके बचते हैं, वो पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद।